प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमतत्त्वम् जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हृदय संग्रह नामक की ग्रंथ है और इसकी ब्रह्मदेव सूरी विरचित टीका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 अधिकार हैं। तीसरे अधिकार के रिवीजन के रूप में हम बात कर रहे हैं। तीसरे अधिकार में 2 अंतराधिकार हैं, जिसमें से पहले अंतराधिकार में मोक्ष मार्ग का वर्णन किया, क्योंकि अधिकार का नाम मोक्ष मार्ग अधिकार है और क्योंकि वो मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है, ध्यान की अवस्था से प्राप्त होता है, इसलिए दूसरे अंतराधिकार में ध्यान, ध्येय, ध्याता, ध्यान का फल, उसकी चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं। तो ध्येय कौन है, ध्यान में किसको विषय बनाया जाए, तो पदस्थ ध्यान के विषयभूत जो पंच परमेष्ठी हैं, ऐसे पंच परमेष्ठियों के स्वरूप की गाथा, उसमें से पहली गाथा है 50 नंबर की गाथा, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं। नट्ठ चतुघायिकं दंसण सुहृणान वीर्यमयो सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख वीर्यमय शुभ देह चित हरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करूं। अपने तीनों क्लास में मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही चल रहा है। यह भी मोक्ष मार्ग अधिकार है और तत्वार सूत्र में भी अंतिम मोक्ष का अध्याय चल रहा है और मोक्षण प्रकाशक में भी मोक्ष मार्ग का स्वरूप वही प्रकरण चल रहा है, एकदम विषय मिलता हुआ सा है। यहाँ अनंत भगवान का स्वरूप बताया और उसके बाद में सर्वज्ञ की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। सर्वज्ञ की सिद्धि का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ होता है कि नहीं होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ मत वाले सर्वज्ञ को ही नहीं मानते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता है दुनिया में। इसलिए पहले ये सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि जो अरहंत का स्वरूप है हमारे यहाँ पे, जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो अरहंत होते हैं, तो फिर सर्वज्ञ होते ही नहीं है ऐसा वो मान रहे हैं। तो इसलिए उनके सामने सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है, ऐसे सर्वज्ञ होते हैं दुनिया में। बोलिए रेणु जी। मैम ये वाली गाथा ना बहुत टफ है, इसके आप अगर हो सके तो नोट्स दे दीजिएगा, इसके नोट्स के बिना पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो टफ है इसलिए इतना धीरे रिवीजन कर रहे हैं अपन, पढ़ने मतलब जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं उसी उस तरह से अपन चल रहे हैं अभी। अब क्या है कि नोट्स तो मैं
बनाऊंगी तो सही, लेकिन अभी तो अब आई हूँ जब से, तो अभी हाथ लगा ही नहीं पाई हूँ। टाइम भी तो मिलना चाहिए ना बातों में। नहीं, और उसके लिए कम से कम इस गाथा का तो नोट्स दे दीजिए, ये थोड़ी टफ ज्यादा लग रही है। मैं लिख लूंगी, तो लिखते ही तो दे दूंगी। मैं तो दोबारा भी नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए कितनी बार गलतियां निकल जाती हैं कुछ कुछ। मैं पहले आप लोगों को भेज देती हूँ, और मैं इसलिए भी भेज देती हूँ कि आप लोग उसमें गलती सुधार भी कर देंगे। अच्छे से पढ़ते हैं आप लोग, तो कुछ गलती रह भी जाती है तो वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा है, लिखूंगी, मैं कोशिश करती हूँ जैसे भी टाइम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। बाकी वो एक बार कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए तो फिर इतना कठिन नहीं। जो पहली, जो कल परसों अपन चर्चा कर चुके हैं, वो तो सरल है। सर्वज्ञ की सिद्धि यानी तीन जो उसमें थे, उनका पक्ष था, एक हेतु था और एक उदाहरण था, उनका खंडन करना है। तो वो खंडन करना सरल है, कुछ कठिन नहीं है। कि आपने सारे, आप कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो आपने सब जगह देख ली क्या, सारे काल देख लिए क्या? यदि आप कह रहे हो इस जगह और इस काल में नहीं है, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो सर्वत्र और सर्वकाल में ही नहीं है, तो आपने देख लिए हैं क्या सारे? वो कहेगा कि नहीं देखे, तो फिर कैसे मना कर सकते हो? और देख लिए, तो जो देख लेता है वही तो सर्वज्ञ होता है, तो आप ही सर्वज्ञ हो। इसी तरह से जो उसने हेतु दिया, उस हेतु में भी कि सर्वज्ञ दिखाई नहीं दे रहे, सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है। हेतु ये दिया था ना कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि अप्राप्ति है। तो जो अनुपलब्धि है वो किसी व्यक्ति को है, इस जगह इस काल में नहीं अनुपलब्धि है, कि हर हर जगह हर काल में और सबको, या आपको अनुपलब्धि है कि सबको ये अनुपलब्धि है। तो उसी तरह से उसको खंडन किया। और दृष्टांत का खंडन गधे के सींग की तरह है। तो गधा भी है दुनिया में, सींग भी है, एकदम ही बिल्कुल ही चीज ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। हम कल्पना भी किस चीज की कर सकते हैं? एक्चुअल में कोई चीज फिजिकली नहीं हो, हम कल्पना में खड़े करते हैं। तो कल्पना भी किसकी करते हैं, कर सकते हैं? जो कुछ वस्तुएं दुनिया में होती हैं, भौतिक रूप से फिजिकली कुछ होती हैं, उसी को इधर उधर जोड़ जाड़ के ही तो हम कुछ इमेजिनेशन कर पाते हैं, कुछ कल्पना कर पाते हैं। इसलिए सर्वथा ही वो हो ही नहीं चीज, अभाव ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जो उदाहरण दिया गधे की सींग की भांति, वो उदाहरण भी आपका ठीक नहीं है। तो फिर उसने क्या कहा, ठीक है आपने हमारा को तो खंडन कर दिया हमारी बात का, तो आप तो अपनी बात खुद सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं, इसका कोई प्रमाण दो। आपने सर्वज्ञ नहीं होते इसका तो खंडन किया, तो अब उसका प्रमाण देने के लिए पहला प्रमाण तो क्या दिया कि दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं हो ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। यानी सर्वज्ञ होने में कोई बाधक प्रमाण हमको नहीं मिल रहा है, बाधक प्रमाण नहीं है, इसका मतलब हम यही मानते हैं कि वो वहां यानी दुनिया में सर्वज्ञ होते हैं। ये पहली बात यहाँ पर दी थी। देखिए 241 पेज पे, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य। अभी ये शब्द थोड़े नए से लगते हैं, लेकिन मतलब एक बार थोड़ा लिख लें उसका अर्थ। धर्मी मतलब जिसमें हमको, जिस जगह पर या जिस व्यक्ति में या जो भी है स्थान, वहां पर हमको सिद्धि करनी है। और जिसकी सिद्धि करनी है वो होता है साध्य। जिसकी सिद्धि करनी है वो है साध्य। जहां पर जिसमें सिद्धि करनी है वो कहलाता है धर्मी। और जो उसमें साधन है सिद्धि करने के लिए, उस साधन को बोलते हैं हेतु। हेतु और साधन वो एक ही बात है। तो कोई पुरुष सर्वज्ञ है, इस वाक्य में पुरुष धर्मी है, यानी पुरुष में हमको सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है, इसलिए पुरुष धर्मी है। और सर्वज्ञ है वह साध्य, जिसकी सिद्धि करना है ऐसा धर्म है। इस प्रकार कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। ये न्याय की भाषा है, मतलब उसमें एक पक्ष बोलते हैं। जैसे कानून की भाषा में भी वादी प्रतिवादी ऐसे शब्द होते हैं। कानून की जो भाषा होती है उसमें एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, एक केस करने वाला होता है, एक जिसपे केस किया जा रहा है वो होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये इस तरह की लैंग्वेज होती है। तो जो धर्मी और धर्म, धर्मी है
कोई पुरुष, और धर्म है सर्वज्ञता, और इन दोनों को मिलाकर जो हमने वाक्य बनाया उसको बोलेंगे पक्ष वचन या प्रतिज्ञा या पक्ष, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कहलाएगा कोई पुरुष सर्वज्ञ है। ये वाक्य हो गया पक्ष वचन। किस कारण से, यानी हेतु क्या है, अर्थात किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में हेतु क्या है, ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से बाधक प्रमाण का अभाव होने से, कि हमारे पास सर्वज्ञ नहीं है या सर्वज्ञ है, इसमें कोई बाधक प्रमाण, यानी सर्वज्ञ नहीं है ऐसी सिद्धि नहीं हो रही है, सर्वज्ञ है इसमें कोई बाधा हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम ये मान रहे हैं कोई पुरुष सर्वज्ञ है, क्योंकि उसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। किसकी भांति, उदाहरण पूछा तो अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख आदि की भांति यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से 3 अंगों युक्त अनुमान जानना, यानी अनुमान जब लगाया जाता है, अनुमान के द्वारा सिद्धि की जाती है। देखो न्याय में जो प्रमाण होता है ना, प्रमाण अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्, ये पढ़ा है अपन ने सूत्र। तो प्रमाण 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। और वहां तत्वार्थ सूत्र में 5 ज्ञान प्रमाण है। मति श्रुताब्दी मनः परः केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्, है ना, ये सूत्र है वहां पर। तो 5 जो ज्ञान है वो प्रमाण है, वो सम्यक ज्ञान है। उसमें से आद्य परोक्षम, मति और शुद्ध ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष मन्यत् अवधि मनः परः केवल ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है। वहां पर ये मतलब प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किया। न्याय में भी प्रमाण के 2 भेद करते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण, लेकिन वहां परोक्ष प्रमाण के भेद अलग टाइप से करते हैं। यद्यपि उसकी गहराई में जाएंगे तो वो उसमें मिलते हैं तत्वार्थ सूत्र में भी। उसके बाद अगला सूत्र मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इति अर्थांतरम, ये वहां दिया है सूत्र। पर न्याय में स्पष्ट रूप से कैसे भेद करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद करते हैं, उसमें भी अपने को नहीं जाना है। परोक्ष प्रमाण के जो भेद वहां पे किए, तो वहां क्या करते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये 5 भेद परोक्ष प्रमाण के करते हैं न्याय में। और वहां तत्वार्थ सूत्र में भी वो मति स्मृति कह के वो भेद लिए हैं। यानी परोक्ष प्रमाण 5 प्रकार का है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। पहले समझे प्रमाण, प्रमाण का मतलब है सम्यक ज्ञान, ठीक है। ये प्रमाण के भेद कर रहे हैं, प्रमाण के भेद कर रहे हैं मतलब सम्यक ज्ञान के भेद है। कोई झूठा ज्ञान, अंदाजे वाला ज्ञान, ऐसे ही कुछ कह दिया, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, प्रमाण ज्ञान है। लेकिन वो प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष के भी 2 तरह से अर्थ हैं, कि एक तो सीधा आत्मा से हो जो ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और दूसरा, क्योंकि हम इंद्रियों से जानने को भी प्रत्यक्ष जानना कहते हैं, तो न्याय की भाषा में जो इंद्रियों से ज्ञान होता है उसको भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं न्याय की भाषा में। तो ये जो इंद्रियों से ज्ञान हुआ या आत्मा से सीधा ज्ञान हुआ, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन कोई ज्ञान ऐसा भी होता है जो ना तो इंद्रियों से हो रहा है, ना सीधा आत्मा से हो रहा है, वो उसमें किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की और इंद्रियों की और वो सहायता जुड़ के उस तरह से वो ज्ञान होता है। जैसे कि स्मृति, स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति का मतलब है हमें याद आना। स्मृति सबको होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ याद रहता है कि नहीं। कांता आंटी, कितने साल पुरानी बातें याद है आपको, 20 साल 30 साल, इसकी शादी में ये हुआ था, उसकी शादी में वो हुआ था, कुछ याद है कि नहीं, याद रहता है कि नहीं, रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये हमारी स्मृति है। स्मृति का मतलब है हमें याद रहना। तो याद, अभी जो देखो स्मृति जो है, स्मृति किसे कहते हैं, अभी अपन स्मृति तो सब समझते हैं, सबको स्मृति है, लेकिन स्मृति की परिभाषा क्या है, स्मृति की परिभाषा है कि
जो हमारी धारणा हुई थी ना, अवग्रह हुआ मति ज्ञान में। मति ज्ञान के क्या प्रोसेस है? अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय और फिर धारणा। तो वो जो धारणा में हमको याद रहा, उस धारणा का वर्तमान में हमको याद आ जाना, जो हमारी धारणा में जो प्रत्यक्ष हुआ था, पहले प्रत्यक्ष हुआ था और वर्तमान में वो वापस से रिकॉल हो गया, वो वापस से याद आ गया, वो कहलाता है स्मृति। ठीक है, यानी पूर्व की धारणा और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दोनों मिलके वो बन जाती है स्मृति। फिर प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान का मतलब है कि वो स्मृति और प्रत्यक्ष जो हमको याद है और जो अभी प्रत्यक्ष है, स्मृति में मतलब ये प्रत्यभिज्ञान में ये जोड़ रूप ज्ञान होगा। पूर्व की जो स्मृति है, स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दोनों मिलाया तो फिर हमको कुछ उसमें प्रत्यभिज्ञान में क्या होता है, कुछ कंपैरिजन सा होता है। कंपैरिजन मतलब ये वैसा ही है, ये वही है, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इसके बराबर है, ये पास है, ये दूर है, कुछ भी इस तरह का। देखो कोई भी, अब हमने आपस में देखा, हमने कल देखा था एक दूसरे को, ठीक है, अब आज हम फिर से 24 घंटे बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम कैसे पहचान पा रहे हैं कि ये प्रमिला जी हैं, सुनीता आंटी हैं, चमेली आंटी हैं, ये रेणु जी हैं, ये निशा आंटी हैं? ये कैसे पहचान पा रहे हैं? कि हमको एक दूसरे का चेहरा देखते ही ये वही है। ये ज्ञान होता है ना, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। हम जो हर चीज को पहचान, किसी भी चीज को देख के ये पेन है, ये हमको कैसे पता लगता है? कि हमने पहले देखा बचपन में जब भी, और वो सीख लिया एक बार ये पेन है, और अब रोज जब भी हम पेन देखते हैं तो हमको वो प्रत्यभिज्ञान होता है, ये पेन है। या फिर कभी ये एक सामान्य सा प्रत्यभिज्ञान हुआ। कभी हम किस तरह से देखते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये नहीं, ये पेन वो वाला नहीं है, ये तो दूसरा है। ऐसा भी तो देखते हैं कभी अपन, ये वो सेम नहीं है, ये इससे बड़ा है कि छोटा है। तो ये भी जो हमने कंपेयर किया, अपनी पूर्व की स्मृति को वर्तमान के प्रत्यक्ष के साथ जो जोड़ा, और जोड़ के जो भी निर्णय अपन ने किया, वो कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, स्मृति हुई, प्रत्यभिज्ञान हुआ। तीसरा होता है तर्क। तर्क का मतलब क्या है? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का ज्ञान मतलब कोई नियम, व्याप्ति को सरल शब्दों में कहे नियम, उसको बोलते हैं व्याप्ति। तो जो कोई मैं नियम का ज्ञान है, बोलिए रेणु जी। मेरे को ना प्रत्यभिज्ञान और स्मृति सेम सेम है क्या? सेम सेम पॉइंट लगे। स्मृति में केवल याद आया, वो उसमें मैंने जोड़ने को कहा था, समझ लो जोड़ना ऐसा नहीं है। स्मृति में हाँ। केवल वो धारणा सामने आ गई, वो स्मृति है। और प्रत्यभिज्ञान में हमने स्मृति और प्रत्यक्ष, इन दोनों को जोड़ा है। स्मृति में धारणा, धारणा पूर्वक जो होती है, धारणा का पुनः स्मरण आ जाना, वही शब्द आएगा, उसको लिए याद आ जाना, उसको स्मृति कहते हैं, वो स्मृति है। अब जो स्मृति आई, उस स्मृति से वर्तमान में जो अपने सामने है, उसको अपन ने कंपेयर किया, वो प्रत्यभिज्ञान है। थोड़ा मतलब डिफरेंस स्मृति है। में भी, स्मृति में भी मतलब मैंने यही लिखा, आप शायद यही कुछ बोले थे। हाँ, वो एक सा लगता है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप आगे है प्रत्यभिज्ञान में। और स्मृति में, तर्क संज्ञा हो गई क्या? हाँ, संज्ञा। दीदी इसमें स्मृति में ओनली याद आएगा, जैसे मम्मी पापा याद आ गए। हाँ, और प्रत्यभिज्ञान में वर्तमान में भी वो पदार्थ होगा, इसलिए हाँ, कंपैरिजन होगा, वो कंपैरिजन थोड़ा है। अंतर ये भी बनेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। स्मृति में मतलब वर्तमान में वो हो ही उसकी जरूरत नहीं है, स्मृति में केवल याद आ रहा है। जो पूर्व की धारणा है, धारणा से स्मृति बनेगी। और प्रत्यभिज्ञान में वो धारणा से जो स्मृति बनी, वो स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष, इन दोनों में जो अपन ने संबंध मिलाया, जिस भी रूप में अपन ने उसको संबंध करके देखा, वो कहलाएगा प्रत्यभिज्ञान। ठीक है।
इसके बाद में नहीं, संज्ञा तो प्रत्यभिज्ञान है, आप संज्ञा पूछ रहे थे ना, संज्ञा प्रत्यभिज्ञान है। और तर्क स्मृति प्रत्यभिज्ञान नहीं, मति स्मृति संज्ञा, फिर चिंता है तर्क, चिंता तर्क है और संज्ञा प्रतिभिज्ञान है। तो तर्क किसे कहेंगे? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, मतलब कोई नियम, जैसे कि ये एक उदाहरण मतलब समझ लीजिए न्यायशास्त्र में प्रसिद्ध है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये एक नियम है। अभी दुनिया में और कोई ऐसे नियम अपने को समझ नहीं आते, अपन समझ लो जैसे जहां जहां मिट्टी की कोई वो मिट्टी की खुशबू आती है ना, बारिश होती है जब, तो वो मिट्टी की खुशबू आ रही है तो कहीं ना कहीं बारिश, या फिर ऐसा देख लो ठंडी हवा चल रही है तो कहीं बर्फ गिरी होगी, पर वो फिर भी इतने नियम पूरे अपने को लगते नहीं है परफेक्ट, वो धुआं और अग्नि वाला परफेक्टली लगता है। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि, ये एक व्याप्ति है, ये एक नियम है। तो ये व्याप्ति का केवल ज्ञान हुआ अपने को, ये कहलाता है तर्क। और अब इसके बाद में है अनुमान। अनुमान तक पहुंचने के लिए वहां से अपन ने इतनी सारी चीजें देखी है, यहाँ क्योंकि चर्चा है अनुमान की। अनुमान क्या चीज है कि ये जो नियम हमने देखा व्याप्ति, इस व्याप्ति को, इस नियम को कहीं अप्लाई करना, यानी हमने एक नियम सीख रखा है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये हुआ व्याप्ति का ज्ञान तर्क। लेकिन अब हम अनुमान का प्रयोग करते हैं, अनुमान है वो प्रैक्टिकल की चीज है, व्याप्ति तो समझ लो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तर्क तो, और अनुमान को अप्लाई करना पड़ता है कि अब हमने कहीं पे अपने को सिद्ध करना है कि हाँ आग लगी है, कहीं बिल्डिंग है कोई और अपने को अपन ये कह रहे हैं वहां आग लगी है, तो अब अपन कैसे सिद्ध करेंगे कि वहां आग लगी है? कि क्योंकि वहां धुआं दिखाई दे रहा है और हमने ये नियम पढ़ रखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और चूंकि इस बिल्डिंग में धुआं दिख रहा है इसलिए इस बिल्डिंग में निश्चित रूप से आग लगी है। तो ये है अनुमान प्रयोग। तो वो जो बिल्डिंग है जहां पर हमको अग्नि सिद्ध करनी है, ठीक है ना, वो एक बिल्डिंग है, हमको वहां पर अग्नि सिद्ध करनी है, तो जहां पर हमको अग्नि सिद्ध करनी है वो बेस, वो आधार, वो है बिल्डिंग, उसको कहते हैं धर्मी। और जिस चीज को हमें सिद्ध करना है, किसे सिद्ध करना है? अग्नि को, तो अग्नि कहलाएगा धर्म, ठीक है, या साध्य, साध्य कहो धर्म कहो, साध्य धर्म कहो, इकट्ठा भी मिला के कहो, ठीक है। जहां पर सिद्ध करना है वो है धर्मी, और जिसे सिद्ध करना है वो है साध्य या धर्म, ठीक है, और जिसके द्वारा सिद्ध करना है वो है हेतु या साधन। तो बिल्डिंग में सिद्ध करना है, बिल्डिंग हुई धर्मी, अग्नि को सिद्ध करना है, अग्नि हुई साध्य, और धुएं के द्वारा सिद्ध करना है तो धुआं हुआ हेतु, ठीक है। ये तीन चीजें समझ में आई, एक है धर्मी, एक है साध्य और एक है हेतु। तो यहाँ ये अनुमान के इस तरह से अवयव होते हैं, अनुमान के अवयव। तो 2 अवयव भी कहे जाते हैं, 3 भी कहे जाते हैं, 5 भी कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को 5 अवयव कौन से हैं? 5 अपन ने पढ़े हुए हैं, कल भी बताया था आप लोगों ने, अनुमान के 5 अवयव। बोलिए रजनी जी। पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ये 5 अपन ने सीखे। अब इसमें से पक्ष क्या है, ठीक है ना, पक्ष क्या है? अभी अपन 3 कौन से देख रहे हैं? अभी 3 कौन से देख रहे हैं? बोलिए सुनीता आंटी, अभी जो 3 देखे वो कौन से हैं? पक्ष, हेतु और दृष्टांत तीनों देखे अपन ने। पक्ष में तो मतलब ये हुआ धर्मी, अभी हाँ, अभी अपन ने शब्द दूसरे यूज लिए हैं, पक्ष, हेतु, दृष्टांत शब्द नहीं लिया भाई अपन ने। धर्मी लिया, हाँ। एक साध्य लिया, धर्म लिया, साध्य हाँ। धर्म हो, और धर्मी, साध्य और हेतु, ये 3 शब्द हेतु। लिए थे अभी अपन ने, है ना। तो धर्मी और साध्य इन दोनों को कंबाइन करके पक्ष कहते हैं। धर्मी और साध्य
इन तीनों को कंबाइन किया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को मिलाया, तो वो पक्ष कहलाता है। अभी ये जो कहा है ना, ये पक्ष वचन है। यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्ष वचन है। मिला कि नहीं मिला? लाइन लिखी हुई है अपनी, तीसरी लाइन है 241 पेज पे। तो धर्मी क्या था? धर्मी है वो बिल्डिंग, और धर्म क्या है? अग्नि। और इन दोनों का समुदाय रूप जो वचन कि इस बिल्डिंग में आग है, ये उनका समुदाय रूप वचन हुआ। ये पूरा का पूरा वाक्य कहलाता है पक्ष। ठीक है, और इसको मुंह से बोलना तो वो कहलाता है पक्ष वचन, और उसी को बोलते हैं प्रतिज्ञा। जैसे बस इतना ही अंतर है, पक्ष और प्रतिज्ञा में क्या अंतर है? वो वाक्य अपने माइंड में है जब तक, तब तक उसे बोलेंगे पक्ष, और उसको उच्चारण करेंगे, मुंह से कहेंगे, तो वो कहलाता है प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर ये पक्ष वचन शब्द दिया, यह वाक्य पक्ष वचन है। तो अभी अपन ने जो 5 अवयव देख रखे हैं अनुमान के, कौन कौन से? पक्ष, फिर हेतु, दूसरा हेतु है ना, फिर दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो पक्ष हो गया, उसमें धर्मी और धर्म या साध्य वो दोनों आ चुके। इसके बाद में हेतु है ही तीसरा अपने पास यहाँ पर 3 में से, तो वो 2 को 1 मिला के 1 कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चमेली आंटी, समझ में आ रहा है? भाई अपन ने 5 एक देखे एक तरफ, और एक तरफ अपन ने 3 देखे अभी। देखो, एक तो है अपने पास पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ये अनुमान के 5 अवयव हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अपन ने देखा धर्मी, साध्य और हेतु, ये 3 देखे। तो इन 3 में से ये 2 मिलके तो हो गया ये। ठीक है, धर्मी और धर्म, साध्य को धर्म भी कहते हैं। धर्मी और धर्म के समुदाय रूप जो है वो पक्ष है, तो ये एक हो गया, ये एक, फिर ये हेतु से हेतु मिल ही गया, ये 2। ठीक है, तो अनुमान के ऐसे 3 अवयव भी कहते हैं, या फिर अकेला ये इन तीनों को नहीं कह के तो ये 2 अवयव भी कहे जाते हैं, पक्ष और हेतु, या फिर ये सारे कहने हो तो 5 अवयव भी कहे जाते हैं, पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ठीक है, तो अभी जो पहला ऊपर पहला वाला पैराग्राफ था उसमें 3 अवयव काम में लिए, कौन से? धर्मी, साध्य और हेतु। ठीक है, और पीछे जो अपन ने उनका खंडन किया था उसमें भी पक्ष, हेतु और दृष्टांत, उसमें यहाँ तक का लिया था, उसमें ये वाले 3 लिए थे। ठीक है, तो धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष लिया था। समझ में आ रही बात? तो ये यहाँ पर इस तरह से ये इनकी सिद्धि की पक्ष कहा कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है, और किस कारण से है? क्योंकि उसमें कोई बाधक प्रमाण का अभाव है, और दृष्टांत दिया अपने अनुभव में आते हुए सुख दुख की भद। अब अनुमान प्रयोग कर रहे हैं, तो अनुमान प्रयोग के लिए अब दूसरा प्रयोग, क्योंकि इतने से तो वो क्या मानेगा सामने वाला कि तुमने तो ऐसे जैसे ऐसे कह देते ना, मतलब मजाक वाली बात है कि बाधक प्रमाण का अभाव है, इसलिए कोई अच्छा सा प्रमाण दो। तो अब दूसरा प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं कि पदार्थ सूक्ष्म है, और सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होते हैं। तो सूक्ष्म पदार्थ कितनी प्रकार के बताए? तो क्षेत्र से दूर हैं, काल से दूर हैं, भाव से दूर हैं, भव से दूर हैं, द्रव्य की अपेक्षा से सूक्ष्म है। ऐसे अलग अलग तरह से यहाँ पदार्थों की सूक्ष्मता, उनकी दूरी की चर्चा की। इतनी तरह के सूक्ष्म, मतलब सब तरह के जो भी सूक्ष्म पदार्थ हैं उनकी चर्चा यहाँ की। ये तो आपको समझ में आयोगे, तो सरल है। राम रावण आदि क्षेत्र से दूर हैं, काल से दूर हैं, सुमेरु पर्वत आदि क्षेत्र से दूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब पक्ष वचन क्या है कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन,
241 पेज पे। सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्ष वचन है। इसमें धर्मी क्या है और धर्म क्या है? देखो आगे कह रहे हैं, उनमें राम रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ और भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ। ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ तो है धर्मी। पदार्थ क्या है? धर्मी। धर्मी किसे कह रहे हैं? जहां पर हमको वो धर्म सिद्ध करना है, वो कहलाता है धर्मी। और धर्म क्या है? धर्म है किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं। देखो आगे लिखा, किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, वह साध्य धर्म है। साध्य धर्म है मतलब जिसे हमें सिद्ध करना है। यानी कोई भी पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, कोई भी पदार्थ नहीं, सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थों में हमको ये सिद्ध करना है कि ये किसी ना किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रत्यक्षपना ये हुआ साध्य धर्म, ठीक है। और वो जो पदार्थ है, उन पदार्थों में हमको ये प्रत्यक्षपना सिद्ध करना है कि ये पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए वो पदार्थ हो गए धर्मी। तो सूक्ष्म पदार्थ वो है धर्मी, और किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, वह है साध्य धर्म। अब इसमें हेतु क्या है कि ये अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को भी प्रत्यक्ष किस प्रकार है, मतलब उसका हेतु पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार पूछा जाए तो हेतु दे रहे हैं अनुमान का विषय होने से, कि सूक्ष्म पदार्थ हैं वो अनुमान का विषय है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ठीक है। वैसे ही जो जो अनुमान के विषय होते हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होते हैं। जो जो अनुमान के विषय होते हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होते हैं, नहीं तो अनुमान कैसे होगा उनका? किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होते ही हैं। इस तरह की भी चर्चा, मतलब और भी उदाहरण वहां आते हैं, जैसे कि अपने को अभी वर्तमान में अपने शब्द हैं ये सुनाई दे रहे हैं, ये समझ दिखाई दे रहे हैं, मतलब ज्ञान में आ रहे हैं, है ना। लेकिन राम सीता आपस में बात करते होंगे कि नहीं करते होंगे? वो शब्द अपन को सुनाई दे रहे हैं कि सुने हैं, कि तब सुने थे? नहीं सुने ना किसी ने, प्रत्यक्ष है क्या अभी? लेकिन उसका अनुमान अपन क्या ये कह देंगे कि उन्होंने बात ही नहीं की होगी, उनके शब्द ही नहीं होंगे, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देते, हमको सुनाई नहीं देते। ऐसा कह सकते हैं कि राम के और सीता के आपस में कोई वार्तालाप नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हम जान ही नहीं पा रहे। क्या अपन ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, हमारे शब्द हैं, वैसे ही उनके भी शब्द होंगे, तो अनुमान का विषय अपन कर सकते हैं ना। कुछ चीजें ये तो मतलब उदाहरण है, एक देर समझना इसको, ये तो मैंने अपने मन से दिया है कि ऐसा अनुमान अपन लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी जैसे सूक्ष्म पदार्थ हैं, और सूक्ष्म पदार्थ हैं तो वो किसी ना किसी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो अनुमान का विषय है, उनका अनुमान किया जा सकता है। यह हेतु वचन है। और किसकी भांति? तो दृष्टांत पूछ रहे हैं, तो कहा जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। जैसे अग्नि का अनुमान लगाया, अग्नि का अनुमान कैसे लगाते हैं अपन? चमेली आंटी, अग्नि का अनुमान कैसे लगाएंगे? कहीं आग लगी है, कैसे अनुमान लगाएंगे? जहाँ कहीं भी धुआं दिखाई देगा वहीं पे हम अनुमान लगाएंगे कि भाई बढ़िया। आग लगी है। धुआं, जैसे धुआं दिखाई दिया तो हमने अग्नि का अनुमान लगा लिया कि वहां अग्नि लगी है। तो ये हमने तो लगाया अनुमान, क्योंकि हम दूर बैठे हैं, हमको अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो व्यक्ति उस बिल्डिंग में होगा, अंदर होगा, वहां सामने खड़ा होगा, वहां होगा, उसको वो अग्नि दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? यानी जिसका हमने अनुमान किया है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रही होगी कि नहीं दिखाई दे रही होगी? दिखाई देगी। तो जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। तो अपना पक्ष वचन क्या है? पक्ष क्या है? कि सूक्ष्म पदार्थ किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्ष हुआ। इसमें हेतु क्या दिया?
क्योंकि वो अनुमान का विषय होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ अनुमान का विषय होते हैं। और उदाहरण क्या दिया कि जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी न किसी का प्रत्यक्ष का विषय भी होता है, जैसे कि अग्नि, क्योंकि अग्नि है वो अनुमान का विषय है, तो किसी को प्रत्यक्ष भी वो होती है। ठीक है, तो ये क्या कितने अवयव आ गए इसमें? पक्ष आ गया, हेतु आ गया और दृष्टांत आ गया। अभी देखो इतने में ही अपने को बात समझ में आ गई। अगर इतने में बात समझ में आ जाती है तो उपनय और निगमन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में समझ में नहीं आती है तो फिर आगे क्या कहेंगे? क्योंकि चूंकि इस बिल्डिंग में से धुआं दिखाई दे रहा है, ये हुआ उपनय। चूंकि लगाकर और जो अपन ने हेतु था, हेतु को वापस से रिपीट किया। हेतु क्या था? धुआं। धुआं हेतु था ना अग्नि का, तो वो हेतु को वापस से रिपीट किया कि चूंकि इस बिल्डिंग में अपने को धुआं दिखाई दे रहा है, ये उपनय का वाक्य हुआ। और आगे अपन क्या करते हैं कंटिन्यू, इसलिए इस बिल्डिंग में आग लगी है। तो जो अपना पक्ष वचन था वो वापस से रिपीट करना, पक्ष वचन को रिपीट करना वो कहलाता है निगमन, हेतु को रिपीट करना वो कहलाता है उपनय। बस उसके पैसे जैसे मैथ्स वगैरह में करते हैं ना, हैंस प्रूफ, इस तरह से प्रूफ करते हैं, तो वो प्रूफ करने वाले जो वाक्य हैं वापस से उसको रिपीट करके कोई क्वेश्चन का आंसर भी अपन देते हैं। कोई प्रश्न इस तरह का होता है ना, ऐसा क्यों है, तो अपन इसी तरह से जवाब देते हैं ना। पहले जवाब दिया, फिर लास्ट में इसलिए इसका ऐसा होता है, इसलिए करके जवाब देते हैं। तो बस वही तरीका है उपनय और निगमन में, और कोई उपनय निगमन कोई बड़ी मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है। दो चीज पूछ रही थी, एक तो ये अन्वय दृष्टांत, अन्वय वर्ड थोड़ा सा, हाँ। और दूसरा मैं कह रही थी जैसे हम लोग कह रहे हैं ये अनुमान है, ठीक है, तो आज मैं कह रही हूँ अनुमान है, तो सामने वाला क्यों मानेगा कि मैं जो अनुमान कर रही हूँ वो सही है? देखो ये न्याय शास्त्र में मतलब इसी तरीके से माना जाता है। तो जो शास्त्रार्थ होते हैं ना, उसमें तो ये मान्य होते हैं। जैसे कानून की अपनी लैंग्वेज होती है, कानून के अपने प्रमाण, एविडेंस, वो तरीके होते हैं, तो उसमें उसको मानना पड़ता है। अब वो तो कोई जो झगड़ने कोई बैठा हो कि मानेंगे ही नहीं, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, नहीं। क्योंकि जैसे अग्नि का दृष्टांत जो दिया, तो अग्नि तो हम भी धुआं देख रहे हैं, लेकिन ये सूक्ष्म पदार्थ तो हमने भी नहीं देखे हैं, तो हम ये कह रहे हैं ये अनुमान का विषय है कि ये किसी को प्रत्यक्ष, तो वो थोड़ा सा नहीं, ठीक है। तो उसमें उदाहरण से ही मानना पड़ेगा ना, उसको उदाहरण से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ तो है। अब ये तो सब मान रहे हैं कि राम रावण है, तो माना ये तो मतलब स्वीकार करते हैं ना। तो वो कैसे स्वीकार कर रहे हैं? अभी तो नहीं दिख रहे वर्तमान में ना, वर्तमान में जो कोई है वो देख के आया था भाई। चलो अपने को नहीं दिख रहे, लेकिन अपन मान लो मैं कहीं नहीं गई, मैं अमेरिका नहीं गई, लेकिन आप अमेरिका जाके आए हो और आप बताओगे कि हाँ अमेरिका है, तो आपके माध्यम से मैं मान लूंगी। लेकिन ना तो आप गए हो ना मैं गई हूँ, फिर कैसे माने? तो कोई ना कोई जब भाई इस तरह की चीजें हैं तो नहीं, उसको माना जाता है। जैसे अब राम रावण है या सुमेरु पर्वत है या जो भी है, ये एक श्रद्धा का भी विषय है। आज हमको श्रद्धा है तो हम मान रहे हैं कि हाँ है, पर सब कोई तो नहीं मान सकते ना, ऐसे मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आपसे जनरली। हाँ सही है, लेकिन नहीं भी माने तो नहीं मानेगा, तो वो मानेगा ही नहीं, फिर वो तो नहीं। लेकिन इस तरह से मतलब ये न्याय में, क्योंकि जो चीजें देखो समझ लीजिए हेतु क्या देते हैं, हेतु उस तरह का देते हैं कि वो सामने वाले को भी मान्य होता है। तभी जैसे धुआं दिया हेतु कि धुआं है, तो धुआं वो सबको दिखता है, सब मान रहे हैं। ऐसे ही अनुमान को यहाँ हेतु दिया अनुमान का विषय होने से, तो अनुमान को वो भी मानते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीजें अनुमान पे आधारित हैं। तो यदि वो अनुमान से इनकार करेंगे तो फिर वो तो उनकी भी चीजें सब, उनका भी धराशायी हो जाएगा मामला, फिर बहुत सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। इसलिए वो इस तरह के वाद विवाद में जो चीजें आपस में चलती हैं उन्हीं के आधार पर प्रूफ किया जाता है। दीदी एक दृष्टांत ये भी बनता है आजकल, जैसे कि पोल्यूशन बहुत होता है आजकल, पंजाब में पराली जलाई जाती है, तो जो पोल्यूशन होता है लोग बाग आपस में कहते हैं अनुमान से कि भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, फिर पता चलता है कि वहां पर पंजाब में पराली जलाई जा रही है, तो जो देख रहा है वो प्रत्यक्ष है, वो देख के आया, उसे पता है, और हम अनुमान से बता रहे कि भाई यहाँ पर इतना पोल्यूशन है, हाँ। ये वहां से पंजाब से इधर आ रहा है,
हाँ, तो तो हम अनुमान कहेंगे और प्रतिज्ञा की प्रत्यक्ष, कहीं पराली जलाई जा रही है कि ये तो हुआ अपना पक्ष वचन। फिर आप हाँ। हेतु दो कि ये पॉल्यूशन होने से पॉल्यूशन हो रहा है, इससे हमको पता लग रहा है कहीं वो जलाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल इस तरह का बनते हैं, और भी अपन बना सकते हैं। उसमें मैंने कहा भी था कुछ वो तो कोशिश बहुत है जी, बहुत है, करी रोज थी। देखने में हाँ, आता है लौकिक में। होते हैं रोज ऐसे, लेकिन अपने को ये शब्द अपन इस तरह से यूज नहीं लेते, इसलिए अपने को थोड़ा कठिन लगता है कि ये पक्ष है कि ये हेतु है कि दृष्टांत हाँ, है। ये शब्द बाकी कठिन चलता लगते है कि हैं। लाइफ में। अब मकान में, घर में, अपने रसोई में आग जलती है तो गर्मी आती है, हीट से हम हाँ अनुमान लगाते हैं रसोई में काम हो रहा है। हाँ अनुमान तो हीट का ही है ना हमारा। हाँ, और फिर जाके खुशबू देखते खुशबू हैं कि आती है, जल्दी। कुछ खुशबू आती है, कुछ बनाते हैं, कुछ आटा सेक रहे हैं तो क्या आप हलवा बना रहे हो कि लड्डू बना रहे हो, या कुछ नमकीन चीज की आती है, तो वो उस सबसे ये अनुमान ही तो होता है, क्योंकि खुशबू आ रही है। जैसे हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, किचन नीचे है, अब कहीं खुशबू आई कि आज तो नमकीन बन रही है, तो कैसे कह सकते हो कि खुशबू आ रही है? ये भी एक अनुमान होता है ना। अनुमान ही। इस तरह से ये अनुमान किए जाते हैं। अब यहाँ अपने को खुशबू आ रही, तो वो जो बना रहा होगा वो देख रहा होगा ना, वहां पे वो प्रत्यक्ष भी तो होगा कोई व्यक्ति। इस तरह से ये चीजें सिद्ध होती हैं। तो दूसरा जो सर्वज्ञ के सद्भाव का दूसरा अनुमान क्या है कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, देखो वो जो ऊपर की 3 लाइनें है ना, वो तो सरल है, मतलब वो तो उसी की डिटेल है, सूक्ष्म पदार्थ कौन से हैं उसकी डिटेल है। पर वाक्य क्या है अपना मूल में, पक्ष क्या है कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्ष वचन हुआ। और उसमें धर्मी क्या है, धर्मी है पदार्थ, और साध्य क्या है कि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, ये साध्य है। और हेतु क्या है, हेतु है अनुमान का विषय होने से, ये हेतु है। अब इसमें दृष्टांत जो दिया कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। तो जो दृष्टांत होते हैं, दृष्टांत मतलब जो उदाहरण है, वो 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं अन्वय दृष्टांत, एक कहलाते हैं व्यतिरेक दृष्टांत। क्योंकि जो व्याप्ति होती है वो व्याप्ति भी 2 तरह की होती है, एक अन्वय रूप से, एक व्यतिरेक रूप से। अन्वय का मतलब है सरल मतलब सीधी सीधी जो लागू पड़े, सीधा सीधा जो नियम हो, यानी उसके लिए जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो है साधन के होने पर साध्य का होना, वो कहलाती है अन्वय व्याप्ति। साधन के होने पर साध्य का होना, यह अन्वय व्याप्ति है। और अन्वय व्याप्ति के लिए जो दिया जाएगा वो अन्वय दृष्टांत, ठीक है ना। अब आप अपना उदाहरण का इसमें फिट करो शब्द, तो आपको समझ में आ जाएगा। साधन के होने पर साध्य का होना, साधन क्या है अपने उदाहरण में, धुआं, बिल्कुल। और साध्य क्या है, अग्नि, ठीक है। तो धुएं के होने पर अग्नि का होना, यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी, ये कहलाएगी अन्वय व्याप्ति, ठीक है। साधन के होने पर साध्य का होना, साधन से साध्य की सिद्धि करना, ये कहलाता है अन्वय व्याप्ति, या अन्वय दृष्टांत भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। तो धुएं के माध्यम से हमने आग को सिद्ध किया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये अन्वय दृष्टांत हुआ। और व्यतिरेक क्या है, साध्य के अभाव में साधन का अभाव होना। शब्द बिल्कुल ध्यान से लिखना है, ध्यान से सुनना है। व्यतिरेक में क्या है, साध्य के अभाव में साधन का अभाव। साध्य क्या है, अग्नि, साध्य है अग्नि, और साधन क्या है, धुआं। तो साध्य के अभाव में साधन का अभाव, मतलब जहां जहां अग्नि नहीं है साध्य का अभाव है, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। तो ये इस तरह से जो व्याप्ति होती है उसको बोलते हैं व्यतिरेक व्याप्ति या व्यतिरेक दृष्टांत। देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, बारीकी वो देखिए। अभी मैं बोलती हूँ दोबारा से 2 वाक्य। पहला वाक्य, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है,
ये अन्वय दृष्टांत। जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है, ये व्यतिरेक दृष्टांत। अब मैं एक तीसरा वाक्य बोल रही हूँ, जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि भी नहीं है। सही है क्या ये बात? जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां तो धुआं नहीं है, ये परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि धुआं होगा वहीं जहां अग्नि होगी, ठीक है। तो जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। लेकिन अब हमने ऐसे बोला कि जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि भी नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना धुएं की अग्नि भी होती है। तो जहां जहां धुआं नहीं है फिर भी अग्नि हो सकती है, इसलिए ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी। तो व्याप्ति बनाने, इसलिए ये अन्वय व्यतिरेक का ध्यान रखना पड़ता है कि व्यतिरेक में किसको पहले लगा के नहीं लगाना है, ठीक है। तो अन्वय व्याप्ति क्या है? साधन से साध्य का होना, धुएं के द्वारा अग्नि को सिद्ध करना। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, साधन से साध्य की सिद्धि, वो अन्वय व्याप्ति या अन्वय दृष्टांत। और साध्य के अभाव में साधन का अभाव, वो कहलाएगा व्यतिरेक दृष्टांत। तो देखिए यहाँ पर ये तो अन्वय तो समझ में आ गया, जैसे अग्नि आदि। तो जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी न किसी का प्रत्यक्ष का विषय होते हैं। बोलिए व्याप्ति और दृष्टांत एक ही चीज है। वैसे एग्जैक्टली एक नहीं है, व्याप्ति और लेकिन दृष्टांत अभी वैसे एक नहीं है, लेकिन यहाँ अन्वय व्यतिरेक के संबंध में आप एक से अर्थ में यूज ले लीजिए उसको, कोई बात नहीं है। वो अपने पर प्योरली न्याय की क्लास होती है तो उसमें तो अंतर थोड़ा है। व्याप्ति व्याप्ति है, दृष्टांत दृष्टांत है, लेकिन वो अन्वय व्याप्ति से जो दृष्टांत बना वो अन्वय दृष्टांत होता है, इसलिए सेम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वैसे व्याप्ति को क्या कहते हैं अलग से व्याप्ति तो मतलब है नियम, समझने के बाद? व्याप्ति मतलब है नियम, ठीक है। तर्क। तो यहाँ पे ये जो अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है, ये क्योंकि ये इसको अन्वय दृष्टांत इसलिए क्या, क्योंकि ये अनुमान का विषय है। हाँ, यही क्योंकि होगा। देखो अभी अपने अन्वय का परिभाषा क्या है? साधन से साध्य का ज्ञान। तो हाँ। अनुमान का विषय ये हमारा है साधन, और साध्य है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होना ये साध्य है। तो जो जो अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ये साधन से साध्य का ज्ञान कराया, इसलिए ये तो अन्वय इसलिए दृष्टांत है। इसके लिए अन्वय दृष्टांत, इसलिए ये अन्वय दृष्टांत हुआ, ठीक है। अब व्यतिरेक में व्यतिरेक आगे दिया है इसमें, अपन मंडे को ही ले आगे फिर, क्योंकि अभी फिर समय बढ़ जाएगा बहुत, है ना। अभी इतना ही ठीक है, अन्वय तक का आपको समझ में आया, आगे आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ भी जाए खुद को पढ़ने से भी, ठीक है। मैं बहुत आराम से एकदम धीरे चल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये शिकायत नहीं रहे कि बहुत कठिन था और नहीं हो पाया, ठीक है ना। और प्रश्न तो पता नहीं किस टाइप से, अभी तो बनाऊंगी मैं पेपर, तो कैसे बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। पेपर तो जैसा बनेगा वैसा बन जाएगा, पर आप लोगों को विषय समझ में आ जाना चाहिए। कभी तो मैम दोबारा कब पढ़े तो ये याद आ जाए कि पढ़ा था हमने। बोलिए कब तक दीदी। लोगे एग्जाम? अब जब ये हो जाएगा तभी देखते हैं, ये किस स्पीड से तो पता नहीं कब होगा पूरा, देख तो लेते कल हैं थोड़ा कल सा। खाली द्रव्य संग्रह की क्लास ले लो ना। नहीं, थोड़ा अभी काम रहते हैं, संडे को भी जाना आना है, नहीं हो पाएगी। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं जी। बोलिए भारती। ये जो हमारी स्मृति में होता है, वो बोलते हैं जैसे धारणा में बैठ जाए तो स्मृति में रहता है, लेकिन कितनी चीजें होती हैं जो शायद उस वक्त हमारी धारणा में आ गई होंगी, बचपन की मान लीजिए, कई चीजें हम लोग को याद नहीं, फिर वो स्मृति में मतलब हाँ, तो नहीं। धारणा में मतलब धारणा में भी विस्मृत भी हो जाती है, वही। वो कितनी गहराई से बैठी है, तो वो वापस याद आए तो वो स्मृति कहलाती है, और नहीं याद आए तो वो विस्मृति हो जाती है, फिर वो भूल जाते हैं। वही वही मैं पूछ रही थी कि क्योंकि उस समय तो धारणा में बैठा होगा जब भी कोई चीज हुई होगी, लेकिन कितनी चीजें हम बिल्कुल भूल जाते हैं, वो आते ही नहीं स्मृति में। हाँ, तो वो धारणा की जो डेप्थ, मतलब वो कितनी गहराई से बैठी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे